स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम काफी महत्वपूर्ण टॉपिक नियम अधिनियम एवं अधिकार, जो कि सामान्य ज्ञान का सेकंड चैप्टर है और इससे लगभग 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में हम सभी प्रकार के अधिनियम और उनसे संबंधित सभी प्रकार के अधिकारों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की एक ही क्लास में आपके सभी प्रकार के जो अधिकार हैं वह एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा उनका। तो आप सभी से बस एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे उनको एक बार देख लीजिए। तो जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसमें बच्चों के कानूनी अधिकार, उनसे संबंधित नियम अधिनियम और साथ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। महिलाओं के कानूनी अधिकार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इन सभी अधिनियमों को एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। और आज की क्लास से आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों के कानूनी अधिकार। तो भारतीय संविधान के तहत बच्चों के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में बच्चों के विशेष संरक्षण और अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें शामिल है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार, बच्चों को भी कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न आपसे एग्जाम में कई प्रकार से बन सकता है, सभी पॉइंट को आप बस ध्यान आप देखें, आपको सभी दिमाग में बैठ, बस आप ध्यान। 14 का अधिकार बताया गया, समानता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 3 प्रावधान अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्देश्यों से काम करने पर प्रतिबंध। ये 4 अनुच्छेद जो कि महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला है बाल श्रम निषेध कानून। सबसे पहला इसके अंतर्गत जो के कानूनी अधिकार के अंतर्गत सबसे पहला है बाल श्रम निषेध कानून। तो इसके अंतर्गत बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 बना, जिसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों से काम करने का पर प्रतिबंध लगाया गया। 2016 के संशोधन में और इस अधिनियम में 2016 में संशोधन आया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। बाल श्रम अपराध के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। क्या है? बाल श्रम निषेध अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है। के बाद बच्चों के कानूनी अधिकार के अंतर्गत जो दूसरा महत्वपूर्ण है वह है बाल यौन शोषण से सुरक्षा, जिसे पॉक्सो कहा जाता है। पॉक्सो अधिनियम 2012 की जो प्रमुख धाराएं हैं उनको देखेंगे। धारा 4 में यौन उत्पीड़न के लिए कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान बताया गया है। धारा 6 जिसके अंतर्गत गंभीर यौन उत्पीड़न के कम से कम 10 साल की सजा बताई गई है। धारा 29 आरोपी को दोषी मानने की प्रक्रिया के बारे में है। ये 3 धाराएं बाल यौन शोषण से सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम सुरक्षा उपाय देखें तो बच्चों की पहचान गोपनीय रखना, विशेष अदालतों में मामलों की सुनवाई करना। तो हर एक अधिनियम में काफी महत्वपूर्ण पॉइंट, काफी महत्वपूर्ण धाराओं को लिया गया है। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई गई है कि आपको एक ही वीडियो में सभी कानूनों को, सभी अधिनियमों को एक बार अच्छे से रिवीजन किया जा सके। बस आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला जो अधिनियम है वह है बाल विवाह निषेध कानून, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006।
जिसमें प्रमुख प्रावधान बताए गए हैं कि लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष बताई गई है। बाल विवाह को रोकने के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह को अमान्य घोषित करने का अधिकार है। एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जिसमें सभी अधिनियमों को लागू करने की डेट पड़ी थी, कब वह लागू हुआ और उसमें कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं भी हमने देखी थी। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, पॉइंट काफी महत्वपूर्ण लिया गया है। तो अगर आपको बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जिसका अगर आपको लागू करने की डेट नहीं पता है, तो वह है 28 सितंबर, याद रखिएगा 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में यह पारित हुआ था और इसके महीने बाद ही अप्रैल 1930 लागू हुआ था। जिसमें जो लड़कियों की आयु तब बताई गई थी, की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी। इसके बाद इसमें 3 बार संशोधन हुआ, तो सबसे आखिरी में जो संशोधन हुआ वह 2006 में था। तो 2006 में जो संशोधन हुआ उसकी याद रखिएगा धारा किसमें, धारा 9 में बताया गया है कि लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष बताई गई है। इसके बाद इसके अंतर्गत बालकों के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई अधिनियम है 2009, राइट टू एजुकेशन, जिसके जो प्रमुख प्रावधान है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। शिक्षक छात्र अनुपात और स्कूल की बुनियादी सुविधाओं का निर्धारण है। निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इसके बाद 6वें नंबर पे है बाल संरक्षण अधिनियम, से कि जुबिनाइल जस्टिस एक्ट कहा जाता है 2015 के जो प्रमुख प्रावधान है वह बच्चों को अपराधी के बजाय पीड़ित के रूप में देखना, बच्चों के पुनर्वास और देखभाल के लिए विशेष प्रावधान है। जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई थी। 2015 बाल संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की स्थापना की गई थी। इसी के साथ आप मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए विशेष योजनाएं भी याद रखिए कि कौन कौन सी हैं। तो मिशन वात्सल्य योजना, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009-10 में मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए। इसी के बाद मध्य प्रदेश में जो दूसरी योजना है वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि 2015 में की गई थी। के बाद है एकलव्य मॉडल स्कूल, तो आदिवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना की गई थी। समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया था। तो ये 3 योजनाएं जो कि बच्चों के लिए विशेष प्रकार की चलाई जा रही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं हैं, जिसमें मिशन वात्सल्य योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, एकलव्य मॉडल स्कूल और समग्र शिक्षा अभियान है। इसके बाद 8वें नंबर पे है बच्चों से संबंधित संयुक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौता, UNCRC जिसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख जो अधिकार हैं वह है जीवन का अधिकार, बच्चों को जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, जिसमें शोषण, उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा के लिए विकास का अधिकार प्राप्त है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन का अधिकार है। सहभागिता का अधिकार, बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। किसके तहत? संयुक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौता के तहत जीवन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद 9वें नंबर पर है बाल अधिकार आयोग। तो बाल अधिकार आयोग के अंतर्गत 2 आयोग हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे कि NCPCR कहा जाता है, जिसके तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है और शिकायतों की जांच और सिफारिशें जारी करना इसका काम है। इसके बाद दूसरा है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, SCPCR, जिसमें राज्य स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो बाल अधिकार आयोग के अंतर्गत ये 2 अधिकार आयोग हैं।
इसके बाद बच्चों के अधिकार से संबंधित 10वें नंबर पर है नवीनतम अघंत एवं कानूनी संशोधन, तो जिसमें मध्य प्रदेश में नई योजनाएं, बाल संरक्षण योजनाओं को मजबूत करना, बाल श्रम और बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता अभियान, और केंद्र सरकार की नए प्रावधान में पॉक्सो अधिनियम में संशोधन 2023। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि पॉक्सो अधिनियम में संशोधन, नया संशोधन 2023 में आया। बाल श्रम निषेध कानून में सख्ती केंद्र सरकार के नए प्रावधान में है। तो अभी तक हमने बच्चों के कानूनी अधिकार से संबंधित नियम अधिनियमों को समझा। इसके बाद हम देखेंगे महिलाओं के कानूनी अधिकार। तो महिलाओं के कानूनी अधिकार में सबसे पहले नंबर पर है उनके संवैधानिक अधिकारों को देखेंगे। तो उनको संविधान में कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो सबसे पहला जो अधिकार प्राप्त है वह है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार समक्ष सभी नागरिक समान हैं, पुरुष के समान अधिकार उन्हें प्राप्त हैं। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बताया गया है ये महिलाओं को मानव तस्करी, बलात् श्रम और अन्य प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। के बाद अगला है धार्मिक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत बताया गया है महिलाओं को अपनी पसंद के धर्म को मानने और उसका पालन करने का पूर्ण अधिकार है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। के बाद अनुच्छेद 21A जिसमें शिक्षा का अधिकार बताया गया है, जैसे 14 वर्ष तक की आयु की सभी बच्चों जिसमें लड़कियों को भी शामिल है, उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो ये 4 अधिनियम जो कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21A के तहत बताया गया है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है महिलाओं के लिए विशेष कानून। तो महिलाओं के लिए किस किस अधिनियम के तहत विशेष कानून बनाए गए हैं। तो सबसे पहला उसमें है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, तो जिसके अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। इस अधिनियम के तहत दहेज से संबंधित शिकायतों पर सख्त कार्यवाही की जाती है। तो इनके लिए महिलाओं से संबंधित विशेष कानून बनाए गए हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा शामिल है। इसके बाद महिलाओं के लिए विशेष कानून के अंतर्गत है कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जिसमें रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने और उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए बनाया गया कानून है। इसके बाद है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना अवैध माना जाएगा। के बाद है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। तो यह अधिनियम कामकाजी महिलाओं को गर्भस्थ और प्रसूति के दौरान विशेष अधिकार और सुरक्षाएं प्रदान करता है। तो ये कुछ महिलाओं के लिए विशेष कानून, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से अधिनियम, कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम। तो इसके तहत विशेष कानून बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं और कानून। तो जिसमें सबसे पहले नंबर पर है महिला सशक्तिकरण नीति 2001, जो कि 2001 में बनाई गई। इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई नीति बनाई है। इसमें महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार, आर्थिक स्थिति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। के बाद जो दूसरे नंबर पर है वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसमें इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहन करना और उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। इसके बाद है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद जो अगला विशेष कानून है वह है महिला थाना। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से महिला थाने स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं और कानून हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण नीति 2001, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और महिला थाना कानून। इसके बाद अगला पॉइंट है महिलाओं के लिए आर्थिक अधिकार। तो महिलाओं के लिए क्या क्या आर्थिक अधिकार प्राप्त हैं वह देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहला है संपत्ति में अधिकार। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार प्रदान किया गया है। विधवा पुनर्विवाह अधिकार, जिसके तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार है और उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद है महिला स्वयं सहायता समूह। तो इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन करती है। तो ये महिलाओं को आर्थिक अधिकार प्राप्त है, संपत्ति में अधिकार, विधवा पुनर्विवाह अधिकार और महिला स्वयं सहायता समूह। इसके बाद है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून। तो आपराधिक कानून, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता 1860 महिलाओं के खिलाफ होने वाले अधिकारों जैसे कि बलात्कार, छेड़छाड़, हत्या आदि के लिए सशक्त दंड का प्रावधान है। निर्भया कानून 2013, दिसंबर 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद इस कानून को लाया गया था। इसमें यौन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। साइबर क्राइम, महिलाओं को साइबर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए साइबर कानूनों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये महिलाओं से सुरक्षा से संबंधित कानून है, जिसमें आपराधिक कानून, निर्भया कानून और साइबर क्राइम है। इसके बाद है महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी अधिकार। तो प्रसूति सुविधाएं और महिला स्वास्थ्य योजना है। तो प्रसूति सुविधाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। और दूसरे नंबर पर है स्वास्थ्य योजनाएं। तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना और मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगला पॉइंट है महिलाओं के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार। तो साक्षरता मिशन और छात्रवृत्ति योजना। साक्षरता मिशन के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए विशेष मिशन शुरू किए गए हैं। और छात्रवृत्ति योजना, गरीब परिवारों की लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो ये शिक्षा संबंधी अधिकार हैं दो। के बाद है महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार। तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण। मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। महिला प्रतिनिधित्व राज्य सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। अगला पॉइंट है महिलाओं के लिए विशेष अदालत। तो महिला अदालत, जिसके तहत मध्य प्रदेश में महिलाओं से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की गई है। के बाद 10वें नंबर पर है महिलाओं के लिए हेल्पलाइन और सहायता। तो जिसमें दो हेल्पलाइन इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है 181 हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर। तो 181 जिसमें मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध है, जहां वे हिंसा या शोषण की शिकायत में सहायता प्राप्त कर सकती हैं। वन स्टॉप सेंटर, ये केंद्र महिलाओं को चिकित्सा, कानून और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करते हैं। इन सभी 10 पॉइंट को पढ़ने के बाद आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप को ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट है वह है यौन उत्पीड़न। तो यौन उत्पीड़न के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट जो लिया गया है वह है यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट का अर्थ बताया गया है, जिसकी परिभाषा बताई गई है, क्योंकि प्रश्न आपसे एग्जाम में कहीं से भी बन सकता है। तो यौन उत्पीड़न किसी भी प्रकार का अवांछित यौन व्यवहार है जो किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इसमें शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए अश्लील टिप्पणियां करना, अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन संबंधी इशारे करना, यौन संबंधी सामग्री दिखाना। तो ये इसकी परिभाषा के तहत बताया गया है यौन उत्पीड़न की। इसका जो दूसरा पॉइंट है वह है यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून और अधिनियम के बारे में। तो जिसमें सबसे पहला है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013।
इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है। इसके बाद है इसके मुख्य प्रावधान। तो हर संगठन में आंतरिक शिकायत समिति, जिसे कि आईसीसी कहा जाता है, का गठन करना अनिवार्य है। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सरल और गोपनीय होनी चाहिए। शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार का प्रतिशोध नहीं झेलना पड़ेगा। यदि आरोप सिद्ध हो जाता है तो दोषी को सजा और मुआवजे का प्रावधान है। और इसी के साथ इसमें दंड भी बताया गया है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में दोषी को 1 से 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। तो यह कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जिसके बारे में उद्देश्य और प्रावधान बताए गए हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 के तहत। तो इसके उद्देश्य में इस धारा के तहत महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराधों को परिभाषित किया गया है। और इसके मुख्य प्रावधान, जिसमें कुछ धाराएं जो कि महत्वपूर्ण है, जिसमें है सबसे पहली धारा 354A, जिसमें यौन उत्पीड़न, अश्लील टिप्पणी, अवांछित शारीरिक संपर्क आदि के बारे में बताया गया है। धारा 354B, महिलाओं को नग्न करने के लिए मजबूर करना। धारा 354C, इसमें बाइजरमेंट के बारे में बताया गया है। बाइजरमेंट यानी कि बिना सहमति के किसी महिला की तस्वीर या वीडियो बना लेना। धारा 354D, जिसमें स्टॉकिंग के बारे में है, किसी महिला का पीछा करना। तो ये 4 धाराएं 354A, 354B, 354C, 354D। और इसके बाद दंड के बारे में है, तो इन धाराओं के तहत दोषी को 1 से 7 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। तो ये सभी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 के तहत बताया गया है। के बाद अगला पॉइंट है यौन उत्पीड़न के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र का सीडीयू बनाया गया, जिसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है कि CEDAW के नाम से जाना जाता है, और जिसका पूरा नाम होता है कन्वेंशन ऑन दी एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि महिलाओं के खिलाफ हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाई गई है, और साथ ही इसमें यौन उत्पीड़न को भी भेदभाव के रूप में माना गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ बनाए गए हैं। के बाद अगला पॉइंट है यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार। तो हर महिला को सुरक्षित वातावरण में काम करने का अधिकार है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। के बाद दूसरा पॉइंट है गोपनीयता का अधिकार। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और शिकायत की जांच प्रक्रिया गोपनीय होगी। के बाद है न्याय का अधिकार। तो यौन उत्पीड़न के लिए महिलाओं में त्वरित और निष्पक्ष जांच का अधिकार है। दोषी को सजा और पीड़ित को मुआवजा दिलवाने का अधिकार है। तो ये 3 प्रकार के अधिकार महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ इससे संबंधित है, जिसमें सुरक्षा का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार और न्याय का अधिकार है। के बाद है यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत शिकायत लिखित में दर्ज करें, जिसके अंतर्गत शिकायतकर्ता को आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी के पास लिखित शिकायत दर्ज करनी होगी। इसके बाद है जांच प्रक्रिया। तो आईसीसी शिकायत की जांच करेगी और दोनों पक्षों की सुनवाई का मौका देगी। रिपोर्ट तैयार करना, जांच के बाद आईसीसी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और संगठन के प्रमुख को सौंपेगी। इसके बाद होगी कार्यवाही। यदि आरोप सिद्ध होता है तो दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया जिसके तहत महिलाओं को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए की जाती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जो शिकायत है वह लिखित में दर्ज की जाएगी। उसके बाद उसकी प्रक्रिया यानी कि उसकी जांच प्रक्रिया की जाएगी आंतरिक शिकायत समिति के द्वारा। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद आता है अगला पॉइंट यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा के उपाय। तो कार्यस्थल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना। इसके बाद इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण केस स्टडीज हैं
उसमें सबसे पहला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर बनेगा, जो कि है विशाखा बनाम राजस्थान सरकार 1997 में बनाया गया था, 1997 में, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके आधार पर 2013 का अधिनियम बनाया गया था। इसी के आधार पर बनाया गया था विशाखा अधिनियम के तहत। इसके बाद दूसरा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, के बाद है मीटू मूवमेंट। तो यह आंदोलन यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता फैलाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए शुरू किया गया था। के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत 3 महीने के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। आईसीसी में कम से कम 50% महिला सदस्य होनी चाहिए। यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता को मुआवजा दिया जा सकता है। अब इसके बाद देखेंगे हम घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को सबसे पहले देखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसका सबसे पहले परिचय देखेंगे। तो यह अधिनियम भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा को शामिल किया गया था। इसके जो मुख्य प्रावधान है उसमें सबसे पहला है सुरक्षा आदेश। तो पीड़ित महिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद है निवास आदेश। तो पीड़ित महिला को घर में रहने का अधिकार दिया जाता है, चाहे घर का मालिकाना हक किसी और के नाम पर हो। इसके बाद है मुआवजा आदेश। तो पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद है अभिरक्षा आदेश। तो पीड़ित महिला को बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार दिया जाता है। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान हैं जो कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बताए गए हैं। के अंतर्गत ही अधिकार बताए गए हैं, जिसमें पीड़ित महिला को कानूनी सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाती है। पीड़ित को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है। के बाद काफी इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है जो कि है भारतीय दंड संहिता 1880, जिसमें धारा 498A में परिभाषा बताई गई है। यह धारा पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करने के से संबंधित है, जिसमें सजा बताई गई है और 3 साल तक की कैद और जुर्माना है। दूसरी धारा 304B में बताया गया है दहेज मृत्यु। तो परिभाषा बताई गई है इसमें कि शादी के 7 साल के भीतर यदि महिला की मृत्यु असामान्य परिस्थिति में होती है और दहेज की मांग की गई हो तो धारा लागू होती है इसमें, और पीड़िता को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है। तो यह घरेलू हिंसा के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत 2 धाराएं महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहली धारा है 498A और दूसरी धारा है 304B। सबसे पहली धारा में बताया गया है कि महिला के साथ क्रूरता करने के संबंध में उसको 3 साल तक की सजा और कैद हो सकती है। इसके बाद दूसरा जो बताया गया है 304B में धारा, उसमें दहेज की कारण मृत्यु के बारे में बताया गया है, उसकी परिभाषा और पीड़िता को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है। के बाद अगला जो अधिनियम है वह है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो इसमें धारा 13 जो कि इंपॉर्टेंट है, तलाक के आधार बताए गए हैं। क्रूरता, यदि पति या पत्नी क्रूरता करते हैं तो तलाक का आधार बन जा सकता है। परित्याग, यदि पत्नी या पति ने एक दूसरे को बिना किसी वजह के ना छोड़ दिया हो। तो ये 2 पॉइंट बताए गए हैं धारा 13 के अंतर्गत कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत है तलाक के आधार पर। के बाद दूसरा पॉइंट है घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया। तो महिला को घरेलू हिंसा का सामना करने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें पुलिस रिपोर्ट, महिला आयोग से संपर्क और महिला हेल्पलाइन। तो पुलिस रिपोर्ट, जिसके तहत घरेलू हिंसा के मामले में सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। महिला आयोग से संपर्क, तो महिला आयोग में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके बाद है महिला हेल्पलाइन। तो 1091 महिला हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता आईपीसी में घरेलू हिंसा से संबंधित जो मुख्य धाराएं हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ली गई हैं। तो 3 धाराएं, जिसमें धारा 498A,
में महिला को शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाने के लिए बनाई गई है। धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा, जिसमें घरेलू हिंसा के कारण महिला आत्महत्या कर सकती है। और धारा 323, 324, 325 और 341 ये धाराएं शारीरिक हिंसा और चोट के मामलों से संबंधित हैं। तो यह भारतीय दंड संहिता में घरेलू हिंसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं। इसके बाद अगला जो अधिनियम है वह है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में बताया गया है, जिसका परिचय है सबसे पहले। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 भारत में दहेज लेने देने की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया एक केंद्रीय कानून है। यह अधिनियम दहेज की मांग, लेने देने और विज्ञापन को अपराध घोषित करता है। मुख्य प्रावधान है इसके तहत, जिसमें धारा 2, जिसमें बताया गया है दहेज की परिभाषा। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि किस धारा में दहेज की परिभाषा के बारे में है। तो धारा 2 के अंतर्गत, या प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धारा 2 के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो उसके अंतर्गत दहेज की परिभाषा, जिसमें कहा गया है विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी पक्ष द्वारा किए जाने या लिए जाने वाले धन, संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा को दहेज कहा जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट धारा 3, जिसमें बताया गया है दहेज लेने या देने के लिए दंड। तो दहेज लेने या देने पर कम से कम 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए या दहेज के मूल जो भी अधिक हो के जुर्माना का प्रावधान है। इसके बाद है धारा 4, जिसके अंतर्गत दहेज की मांग के लिए दंड के बारे में बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि दहेज की मांग करने पर कम से कम 6 महीने की कैद जो 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और 15,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। के बाद है धारा 8B, तो जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिकारी के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकारें दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, जिनका कार्य अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना और उल्लंघनों की रिपोर्ट करना है। तो ये कुछ प्रमुख धाराएं हैं जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत हैं, जिसमें धारा 2 में दहेज की परिभाषा, धारा 3 जिसमें दहेज लेने या देने के लिए दंड के बारे में है, धारा 4 जिसमें दहेज की मांग के लिए दंड है, धारा 8 भी जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति के बारे में है। तो आप वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको अपने आप ही ये सभी धाराएं याद हो जाएंगी। बस आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पूरा जरूर देखिएगा कि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी किसी भी प्रकार से बन सकता है। तो कोई भी पॉइंट छूटे ना, तो इसको डिटेल में मैंने लिया है कि एक बार आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। अगला जो पॉइंट है वह भारतीय दंड संहिता 1860 में दहेज से संबंधित बताया गया है, जिसके अंतर्गत प्रावधान है। इसमें 2 धाराएं, 2 तो आप याद ही कर लीजिए, धारा 304B और 498A, इसमें ही महिलाओं से संबंधित बताए गए हैं। तो धारा 304B इसमें दहेज मृत्यु के बारे में है। यदि विवाह के 7 वर्षों के भीतर किसी महिला की मृत्यु जलने, शारीरिक चोट या अन्य असामान्य परिस्थितियों में होती है और यह सिद्ध होता है कि उसे दहेज के लिए उत्पीड़ित किया गया है, तो इसे दहेज मृत्यु माना जाएगा। इस अपराध के लिए 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। दूसरी धारा है धारा 498A, पति या पत्नी के रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता, जिसमें बताया गया है यदि पति या के रिश्तेदार किसी महिला के साथ क्रूरता करते हैं जिसमें दहेज की मांग के लिए पीड़न शामिल है, तो उन्हें 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके बाद महिला अधिकार और सुरक्षा से संबंधित, जिसमें शिकायत दर्ज करना, महिला हेल्पलाइन, कानूनी सहायता। तो शिकायत दर्ज करना, जिसमें बताया गया है कि दहेज उत्पीड़न की शिकारी महिलाएं स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकती हैं और पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए और मामले की जांच करनी चाहिए। इसके बाद 2 जो महिला हेल्पलाइन महत्वपूर्ण हैं, जिसमें तो 1091 या 181 जैसी हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकती हैं। तो ये दोनों ही हेल्पलाइन इंपॉर्टेंट हैं।
के बाद है कानूनी सहायता। तो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं, जिसके लिए वे जिला या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से सहायता कर सकती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है संपत्ति का अधिकार। तो भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार, जिसके तहत मूल रूप से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकार के बारे में है। 14वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्तमान में अनुच्छेद 301 के तहत इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया है। अगला पॉइंट जिसमें संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहला जो एक्ट है वह है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में बताया गया है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के उत्तराधिकारी से संबंधित, जिसमें 2005 का संशोधन सबसे पहले आया, जिसमें बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त हुए, जो कि याद रखिएगा धारा 6 के तहत है। धारा 6 के तहत बताया गया है कि बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त हैं। विवाहित या अविवाहित बेटी पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी होगी। यह 2005 का जो संशोधन आया था उसमें बताया गया है। के बाद मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून बना था, जिसमें मुसलमानों में संपत्ति का उत्तराधिकार शरीयत कानून के अनुसार होता है और वसीयत द्वारा अधिनियम जो 1/3 संपत्ति की इच्छा अनुसार दी जाती है और उत्तराधिकार में बेटे को बेटियों से 2 गुना हिस्सा मिलता है। और साथ ही याद रखिए भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 तो ईसाई, फारसी और यहूदी समुदाय के उत्तराधिकारी को नियंत्रित करता है। हिंदू, मुस्लिम और सिखों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। यह प्रश्न पिछले एग्जाम में 2017 के एग्जाम में पूछा गया था कि किन को इस अधिनियम में लागू नहीं होता है, यह अधिनियम किन पर लागू नहीं होता है। तो भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 जो कि हिंदू, मुस्लिम और सिखों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, ईसाई, पारसी और यहूदी समुदायों पर यह अधिनियम लागू होता है, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम। अगला पॉइंट है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के नियमों को स्पष्ट करता है। उचित मुआवजा और पुनर्वास का प्रावधान है। भूमि अधिनियम 2013 के तहत संपत्ति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसमें सबसे पहला है उत्तराधिकारी का अधिकार, भू स्वामित्व का अधिकार, संपत्ति बेचने और खरीदने का अधिकार, किराएदार और पट्टा अधिकार, बेनामी संपत्ति से बचाव का अधिकार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकार हैं। अगला है महिलाओं के संपत्ति अधिकार। तो महिलाओं के लिए जो संपत्ति में अधिकार है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह है हिंदू महिला का संपत्ति अधिकार। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 और 2005 का संशोधन, जिसके तहत पुत्री, पत्नी और विधवा को समान संपत्ति अधिकार, विवाहित बेटी को भी पिता की संपत्ति में अधिकार, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के संशोधन में बताया गया है। अगला है मुस्लिम महिला का संपत्ति अधिकार। तो मुस्लिम महिलाओं को पति, पिता और पुत्र से संपत्ति का अधिकार है। शरीयत के अनुसार उत्तराधिकार में बेटियों का हिस्सा बेटों से आधा है। पति की संपत्ति में पत्नी को 1/4, बच्चा ना हो तो, और अगर यदि बच्चा हो तो 1/8 का अधिकार है। तो अगर इसके अंतर्गत बच्चा ना हो तो उसमें उसको 4था हिस्सा मिलेगा, और यदि बच्चा हो तो 8वां हिस्सा मिलेगा। ईसाई, पारसी और महिलाओं का संपत्ति अधिकार बताया गया है कि भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 के अनुसार पति की संपत्ति में विधवा को 1/3 और बच्चों को 2/3 हिस्सा, संतान न होने पर पत्नी को पूरी संपत्ति का अधिकार है।
के बाद अगला इंपॉर्टेंट अधिनियम है बाल विवाह रोक अधिनियम, कि सबसे पहले हम पृष्ठभूमि जानते हैं। तो सबसे पहले आया शारदा अधिनियम 1929, जिसके तहत 1929 जिसके तहत भारत में बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए सबसे पहले बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929, जिसे कि शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। पिछले एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि बाल विवाह अधिनियम का दूसरा नाम क्या है, या इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। लागू किया गया और इस अधिनियम के तहत लड़कियों के लिए चाइल्ड एज मतलब न्यूनतम विवाह, जिसमें आयु 14 वर्ष और जो लड़कियों की आयु है वह 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1978 में संशोधन के बाद यह आयु लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 23 वर्ष कर दी गई थी। हालांकि यह अधिनियम बाल विवाह को पूर्णतः रोकने में प्रभावी नहीं रहा। इसके बाद इसमें संशोधन आया जो कि 2006 में आया, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, जिसकी जो अधिनियम की लागू होने की तिथि है 1 नवंबर 2007 को पूरे भारत में यह अधिनियम लागू है। इसका उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना, पीड़ितों को राहत प्रदान करना, इस प्रथा को बढ़ावा देने और इसमें सम्मिलित होने वालों को कठोर दंड देने का प्रावधान है। में जो प्रमुख प्रावधान है वह बालक की परिभाषा बताई गई है। इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम है और महिला की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसे बालक माना जाएगा। इसके बाद इसमें विवाह की वैधता बताई गई है कि बाल विवाह को शून्य नहीं माना गया, लेकिन प्रभावी पक्षकार विवाह के 2 वर्ष के भीतर इसे शून्यकरण घोषित करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। और इसमें दंड प्रावधान, तो बाल विवाह में सम्मिलित होने, उसे बढ़ावा देने और उसका आयोजन करने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष तक और कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। के बाद बाल विवाह निषेध अधिकार, तो राज्य सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति करती है, जिनका कर्तव्य इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना और उल्लंघनों की रिपोर्ट करना है। इसके बाद इसमें कुछ कानूनी दंड बताए गए हैं, जिसमें वयस्क पुरुष के लिए सजा अलग बताई गई है और माता पिता या अभिभावक की सजा अलग बताई गई है। तो वयस्क पुरुष के लिए सजा, यदि 21 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक की कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। माता पिता या अभिभावक के लिए, जो माता पिता या अभिभावक बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं या अनुमति देते हैं, उन्हें भी 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। के लिए कुछ सरकारी पहल की गई है बाल विवाह को रोकने के लिए। तो सबसे पहला किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है लड़कियों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे बाल विवाह की प्रथा को रोका जा सके। दूसरा जो इसी के तहत अभियान है वह है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। तो इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना, विभिन्न हितधारियों को इस सामूहिक प्रयास में शामिल करना। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो बाल विवाह के कारण लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास में बाधा आती है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, यह प्रथा लड़कियों के सामाजिक और आर्थिक अवसरों को सीमित करती है, जिससे उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है। तो ये 2 प्रभाव हैं और 2 इनके लिए अभियान चलाए गए हैं। सबसे पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। के बाद इसके कुछ हम आंकड़े और इससे संबंधित तथ्य देखेंगे, जो कि भारत में बाल विवाह की दर पिछले कुछ वर्षों में कमी आई, लेकिन यह अभी भी एक गंभीर समस्या है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 27% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है। बाल विवाह के कारण लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
भारत में बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है। हालांकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है। तो ये हमने बाल विवाह से संबंधित सभी प्रकार के कानून, नियम, अधिनियम, उनसे संबंधित योजनाएं सभी को डिटेल में देखा। अब हम इसके बाद देखेंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, सबसे पहले हम इसका परिचय जानते हैं। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए, जिसे 2013 में लागू किया गया, कि जो लागू करने की डेट थी वह थी 10 सितंबर 2013 को यह अधिसूचित किया गया, और यह याद रखिए 5 जुलाई 2013 को पूरे देश में लागू हुआ। तो भारत सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून है। का उद्देश्य देश के नागरिकों को सस्ती दरों पर आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और कुपोषण को कम करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम की कुछ हम महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं। तो जिसमें लाभार्थी वर्ग, तो जिसमें सबसे पहला है प्राथमिकता प्राप्त परिवार। तो इस वर्ग में गरीब और वंचित वर्ग के लोग आते हैं, जिन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह योजना लाई गई थी। तो जिसके अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों को इस योजना के तहत प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, जिसकी जो खाद्यान्न का वितरण है वह इस प्रकार होता है कि गेहूं उन्हें 2 प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है, चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत क्या विशेष प्रावधान है। तो जिसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 600 रुपए सहायता एवं पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है। साथ ही 6 महीने से 14 वर्ष तक के बच्चों को माध्याह्न भोजन, जिसे कि मिड डे मील्स कहा जाता है, और पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत लाभ दिया जाता है, जो कि इस अधिनियम के तहत आता है। दूसरा, इसके बाद अगला पॉइंट है राज्य एवं केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां। तो राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करती हैं। केंद्र सरकार खाद्यान्न की आपूर्ति और सब्सिडी प्रदान करता है। के बाद है पारदर्शिता और शिकायत निवारण प्रणाली। तो प्रत्येक जिले में एक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम स्थापित किया जाता है, जिसमें लाभार्थी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कुछ लाभ देखेंगे, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जिसमें बीपीएल परिवारों को राहत प्रदान की जाती है, जिसमें गरीबी वर्ग को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध होने से उनका जीवन स्तर सुधरता है। दूसरा पॉइंट है कुपोषण और भुखमरी में कमी। तो बच्चों और महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार में व्यवस्था कुपोषण को कम करने में सहायक है। तीसरा पॉइंट है रोजगार वृद्धि। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गोदाम, ट्रांसपोर्ट और डीलरशिप जैसी सुविधाओं से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 3 प्रमुख लाभ हैं, जिसमें बीपीएल परिवारों को राहत, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार, कुपोषण और भुखमरी में इसके कारण कमी, और तीसरा है रोजगार में वृद्धि। निष्कर्ष देखेंगे तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल गरीबों को भोजन उपलब्ध कराता है, बल्कि कुपोषण और भुखमरी को भी कम करता है। हालांकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पारदर्शिता, निगरानी और प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग की आवश्यकता है। तो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित सभी हमने जानकारी डिटेल में देखी। एक पॉइंट आप सुधार लीजिए यहाँ पर, जो कि बताया था कि गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6,000 रुपए, ना कि 600 रुपए, 6,000 रुपए सहायता और मातृत्व लाभ दिया जाता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत।
तो आज की क्लास में हमने सभी नियम अधिनियमों को, जिसमें बच्चों के कानूनी, महिलाओं के अधिकार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इनको डिटेल में पढ़ा। और एक बार आपका अच्छा इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन हो जाएगा, तो वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, तो आपको कुछ भी इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस प्रकार की योजनाओं से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एग्जाम से पहले इसी प्रकार की योजनाओं से संबंधित वीडियो में आपका रिवीजन हो जाएगा पूरी योजनाओं का। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं जल्द ही योजनाओं से संबंधित इसी प्रकार की वीडियो लेकर आऊंगी। तो जल्द ही हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।